हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिलहाल आप जानते हैं कि आज है सैटरडे और सैटरडे को चलती है आपकी इंग्लिश की क्लासेस। और हमने टॉपर बैच में आपको पहले ही कह दिया है, पूरी तरीके से सीरियस होकर हम तैयारी आपको कराने वाले हैं। तो याद रखेंगे, इंग्लिश में हम आज जानेंगे कि इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन कौन से हैं। मैं आपको बता दूं, इससे जब सैटरडे अगले सैटरडे को हमने बताया था कि लगभग हमने कितने बताए थे, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब VBI टॉपिक हमने बताया था कि जिसको आपको तैयार करने हैं। जिसमें हमने पहला बताया था 15 नंबर का अनसीन पैसेज, कहा था कि अनसीन पैसेज पे एक वीडियो हम लाएंगे। और दूसरा हमने बताया था कि आर्टिकल पर हम वीडियो लाएंगे। और तीसरा हमने कहा था कि लेटर पर वीडियो लाएंगे। इस तरीके से सीक्वेंस वाइज हमने लिखवाया था। आपको याद होगा, जो स्टूडेंट सीरियस पढ़ रहे हैं हमसे, ठीक है ना, टॉपर बैच से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, अनसीन पैसेज पर अभी हम वीडियो नहीं ला रहे हैं। 15 नंबर का ये आता है, इस पर हम वीडियो जल्दी ला देंगे, ठीक है ना। आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो 10 नंबर से हमें पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आर्टिकल देख लेते हैं, फिर लेटर पर भी जल्दी वीडियो मिल जाएगा। इस तरीके से हम कराने वाले हैं। तो चलिए यहां पे मैं बता दूं सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल। अब मैं बता दूं, देखिए आर्टिकल कम से कम, देखिए मैं इधर उधर घुमाकर बातें नहीं करूंगा, जो है स्पष्ट रूप से कहूंगा। देखिए आर्टिकल आपके अगर बुक की बात करें, क्लास 12th हिंदी के सिलेबस के अनुसार लगभग मैं कह सकता हूं 25 से 30 आपको आर्टिकल पूछा जाता है। 25 से 30 आर्टिकल है जो आपसे पूछा जाता है। मतलब पूछा जाने का मतलब है इसी में से आपको आर्टिकल पूछा जाता है। अब बताइए 25 से 30 आर्टिकल है, उसमें से हम कितना छांट सकते हैं। कोई स्टूडेंट कह देंगे, कोई टीचर कह देंगे भैया 5 तैयार कर लीजिए, 5 ही में से आपको आने वाले हैं। कोई कहेंगे भैया 3 ही आर्टिकल तैयार कर लीजिए, 3 ही आ जाए, 3 ही में से आएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये रीजन है ना, यहाँ पे एक माइंडसेट समझिएगा। अगर आपको रिस्क कम लेना है, अगर आपको रिस्क कम लेना है तो क्वेश्चन अधिक पढ़ना पड़ेगा। मतलब रिस्क कम लेना है तो आपको अधिक टॉपिक पर आर्टिकल तैयार करना होगा। अगर आपको थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना है तो आपको आर्टिकल जो है वो कम ही तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि लगभग मैं 100 में से मतलब 95% में फिक्स कह रहा हूं, श्योर कह रहा हूं कि आज हम जो 10 इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताने वाले हैं, 10 इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताने वाले हैं, इसी में से आपके आने वाले हैं, ठीक है ना। 95 का 100% में कह सकता हूं, बट फिर भी मैं 95 ही कर रहा हूं, ठीक है ना। इधर उधर घुमाने वाली बातें भी बिल्कुल नहीं करूंगा। आज के इस वीडियो में ही सॉल्यूशन के साथ हम प्रोवाइड करेंगे, परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना। देख लीजिए, सबसे पहला हमारा आता है ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ऑनलाइन क्लासेस कह दे या इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन कह दे, ये आपको आर्टिकल इस पर लिखने को आता है। दूसरा है हमारा पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब प्रदूषण की समस्या भारत में है, उस पर आर्टिकल लिखने को। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, मतलब खेल कूद का महत्व क्या है, इसके बारे में। डॉरी सिस्टम, मतलब डॉरी सिस्टम मतलब समझ रहे हैं, दहेज प्रथा, तो दहेज प्रथा पर आपको आ जाता है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, जनसंख्या वृद्धि पर हमें आर्टिकल लिखने को आता है। एम ऑफ योर लाइफ पर, फिर से राइजिंग प्राइजेस पर, मतलब जीवन में क्या आपका लक्ष्य है, इस पर भी। राइजिंग प्राइजेस मतलब बढ़ती कीमतों पर। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी पर। करप्शन इन इंडिया मतलब भ्रष्टाचार, भारत में भ्रष्टाचार है, उस पर। वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, मतलब भारत में महिलाओं सुरक्षा पर आपको आर्टिकल आता है। मैं आपको बता दूं, ये 10 हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। अब इन सभी पर आपको तैयार करने पड़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। अगर आपसे कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहेंगे कि सर 10 तो नहीं, पर ऐसे कुछ बता दीजिए 5, 6, 7 जिसको हम पहले तैयार कर लें। 10 तो तैयार करेंगे, बट पहले कौन कौन से तैयार कर लें। तो पहले अगर मैं आपको बात करूं तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस, ये हमारे लिए मैं VBI कह दे रहा हूं, पहले आप इसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरा मैं कह सकता हूं डॉरी सिस्टम, ठीक है, दहेज प्रथा, ये आप तैयार कर लीजिएगा। तीसरा हम कह सकते हैं राइजिंग प्राइजेस, ये आप तैयार कर लीजिएगा। चौथा हम कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, ये आप तैयार कर लीजिएगा। पांचवा पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ये आप तैयार कर लीजिएगा। छठा
अभी तक कितने बता दिए, 3 2 5 हमने बता दिया है। अगला हमारा यहाँ पे अदर रहेगा, इंपॉर्टेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार कर लीजिएगा। और पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है ना, तो ये इन दोनों में से मतलब ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमने यहाँ पे कम से कम 7 इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, ये भी। उसके बाद ये एम ऑफ योर लाइफ, फिर से आपका जो आता है करप्शन इन इंडिया, वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, इन सब पर भी आपको तैयार करने हैं। तो चलिए आज हम बिना देर किए सब पढ़ाई बंद करके आज हम आर्टिकल जो है 100% उसको श्योर कर लेते हैं, सेफली कर लेते हैं कि यहीं से आएंगे, इसी तरीके से लिखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लिखने को आपको सिखाते हैं, पूरी तरीके से डिटेल में, अब सिंपल वर्ड में बताएंगे, हिंदी भाषा में आसान शब्दों में समझाएंगे। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए ऑनलाइन क्लासेस, सबसे पहला हमारा आर्टिकल आता है ऑनलाइन क्लासेस पे। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा आता है इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है दोस्त, परिचय, सामान्य परिचय क्या होता है देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ऑनलाइन क्लासेज आर अ न्यू वे, ऑनलाइन क्लासेज आर अ न्यू वे ऑफ लर्निंग, मतलब ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो पढ़ाई के एक नया माध्यम है, सिंपल सी है जी। इन दिस क्लासेस, मतलब इस क्लासेस में टीचर टीच विथ द हेल्प ऑफ इंटरनेट, मतलब इन दिस क्लासेस, इस क्लासेस में जो टीचर हैं वो टीच करते हैं, मतलब पढ़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की सहायता लेकर। फिर से यहाँ पे कह रहे हैं स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास बाय मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर, मतलब स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन करते हैं मोबाइल फोन पे, लैपटॉप से या कंप्यूटर से। फिर लिखा गया है ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जो है बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग कोविड-19, ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कोविड-19 के दौरान क्या हुआ था, पॉपुलर हुआ था, फेमस हुआ था। फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं बट, लेकिन, इवन टुडे, मतलब आज भी मेनी स्टूडेंट यूज देम, और आज भी कई सारे स्टूडेंट इसका हेल्प ले रहे हैं, आज भी लाखों स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस की सहायता से पढ़ाई अपना कर रहे हैं। तो ये हमने क्या बताया, ऑनलाइन क्लासेस पर एक नॉर्मल सामने इंट्रोडक्शन दे दिया है, उसका सामान्य हमने परिचय लिख दिया। देखिए उसके बाद फिर आप हेडिंग डालेंगे एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, मतलब ऑनलाइन क्लासेस की एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है, इसको हमें बताना है। तो देखिए इसी प्रकार हेडिंग वाइज हेडिंग लिखेगा ना तो एक सिस्टमेटिक भी लगेगा, एक अच्छा भी लिखेगा। आर्टिकल आपको इसी तरीके से लिखने पर ही फुल नंबर मिलते हैं, नहीं तो लिख के कैसे भी चलेंगे तो उस तरीके से फुल नहीं मिलेंगे, 10 की जगह पर 5 नंबर मिल सकते हैं, तो ऐसे दिक्कत हो जाएगा ना दोस्त। 10 है तो 10 ही नंबर चाहिए, वैसे ही हम लिखेंगे, तो एक सिस्टमेटिक आप तैयार कीजिएगा। देखिए अब ऑनलाइन क्लासेस से हमें बेनिफिट क्या है, तो देख लीजिए द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस इज दैट, मतलब ऑनलाइन क्लासेस की बहुत बड़ी क्या है, लाभ है कि डेट की इज डेट, मतलब कि स्टूडेंट कैन स्टडी फ्रॉम होम, स्टूडेंट घर पर ही अपने पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इट्स सेव ट्रेवल टाइम, और इट्स सेव ट्रेवल टाइम एंड मनी, और वो जो अपना जो यात्रा का टाइम है, ठीक है, और जो पैसे हैं उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जाहिर सी बात है अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल में जाएंगे या कोचिंग में जाएंगे, तो आप एक ट्रेवलिंग करके जाएंगे, यात्रा करके जाएंगे, तो उसमें समय लगेगा, तो उसको ही बचा पाते हैं। दूसरी बात, ऑफलाइन क्लासेस में थोड़े पैसे अधिक लगते हैं, अधिक क्या बहुत अधिक लगते हैं। साल भर पढ़ेंगे, अगर एक सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं और 200-250 रुपये, अगर 300 रुपये भी फीस है, तो 36, मतलब एक सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं तो 3600 रुपये आपको लगेंगे। अगर मान लेते हैं इंग्लिश का ही आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर एक सब्जेक्ट का अगर आप 300 रुपये दे रहे हैं, पर डे 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं, तो 3600 सालाना हो जाएगा। जबकि आपको ऑनलाइन क्लासेस में लगभग पूरे सब्जेक्ट का 1000 रुपये में भी पढ़ाई करा दिया जाता है, तो ये सभी सुविधाएं मिलेंगी। फिर यहाँ पे कह रहे हैं स्टूडेंट कैन आल्सो वॉच द वीडियो ऑफ द क्लास अगेन, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टूडेंट कैन आल्सो वॉच द वीडियो ऑफ द क्लास अगेन, मतलब स्टूडेंट जो क्लास है ना उसको दोबारा से, अगेन मतलब दोबारा से क्लास को देख सकता है, इफ
दे, यदि दे डू नॉट हैव अंडरस्टैंड इन वन टाइम, यदि उसको एक बार समझ में ना आया हो तो, मतलब यदि कोई स्टूडेंट है उसको एक बार क्लास में समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा वो क्लास को देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से और समझ सकते हैं, तो ये एक बेनिफिट है। दूसरी यहाँ पे अब हम लिखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेज। अब ऑनलाइन क्लासेस की क्या हानियां हैं ये भी समझ लीजिए। तो ऑनलाइन क्लासेज आल्सो हैव अ प्रॉब्लम, मतलब ऑनलाइन क्लासेस से प्रॉब्लम भी हैं, समस्याएं भी हैं। मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव गुड इंटरनेट और मोबाइल, मतलब कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास डू नॉट हैव गुड इंटरनेट, जिनके पास इंटरनेट की अच्छी सुविधाएं नहीं है, मोबाइल फोन अच्छा नहीं है। फिर कह रहा है सम स्टूडेंट डू नॉट कंसंट्रेट एट होम, अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो घर पर क्या कर सकते हैं, घर पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, घर पर क्या कर सकते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, फोकस नहीं कर पाते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि इन ऑनलाइन क्लासेज, तो ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट आल्सो मिस टॉकिंग विद टीचर्स एंड फ्रेंड, और ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर से भी ऐसे वैसे बातें कर सकते हैं चैटिंग में, अब वहीं पर चैटिंग में फ्रेंडों से भी, दोस्तों से भी बातें करने लगते हैं, तो ये सभी हानियां हैं। फिर अंत में आता है कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष क्या है, तो इन द एंड, मतलब अंत में मैं यही कहूंगा कि वी कैन से दैट, मतलब हम यही कहेंगे दैट कि ऑनलाइन क्लासेज आर अ गुड फॉर अ स्टूडेंट, मतलब ऑनलाइन क्लासेस सभी स्टूडेंटों के लिए अच्छा है। दे हेल्प इन लर्निंग, जो पढ़ाई में क्या करता है, मदद कर रहा है। बट क्लासरूम टीचिंग इज स्किल मोर इंपॉर्टेंट, बट क्लासरूम जो टीचिंग होता है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। एक और बात है, ये आपको हमने आर्टिकल बता दिया है, मैं आपको बता दूं जो आर्टिकल आता है वो आपको लगभग अधिक से अधिक 150 शब्दों में लिखना होता है। कितना हम कह रहे हैं, अधिक से अधिक 150 शब्दों में जो हम ये आर्टिकल आपको करा रहे हैं, इसमें आपका टोटल मैं कह सकता हूं कि 150 शब्द में ही है। लगभग जितने आर्टिकल कराएंगे वो सभी 150 शब्द में ही हम करा रहे हैं, ठीक है ना। और अधिक से अधिक 150 ही लिखना होता है, मतलब 100 से, मतलब हम ये कह सकते हैं 110 से और 150 के बीच में लिखना होता है। तो 110 भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, 150 में लिखे तभी बात नहीं है, तो उनके बीच में ही हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। छोटा नहीं है। आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि सर आर्टिकल इतना छोटा हम लिखेंगे नंबर मिलेंगे, मैं कह रहा हूं अभी दोबारा से मैं कह दे रहा हूं 100% मिलेंगे फुल नंबर, ठीक है ना। ऐसी सिंपल वे में लिखना है। मैं आपको बता दूं, एक बार अगर आपको छोटा लग रहा है तो एक सादा पेज लीजिए और उस पर एक बार ये सब लिखिए, लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पूरा आपका पेज भर जाएगा। और थोड़ा सा एग्जाम में दूरी बनाकर लिखेंगे तो आराम से 2 आगे और पीछे 2 पेज भर जाएंगे, उतना बहुत है दोस्त, बहुत है, समझ रहे हैं। तो ये 10 नंबर आपका कंप्लीट होता है। ये 10 मार्क्स का आपको आर्टिकल पूछा जाता है। दोबारा से मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, तो 10 नंबर कम तो नहीं है ना दोस्त, ज्यादा है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। ओके गुड, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारा दूसरा आर्टिकल जो आता है राइजिंग प्राइसेस, मतलब बढ़ती कीमतें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है, कीमत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रहा है, तो उस पर हमें आर्टिकल लिखना है। तो बढ़ती कीमतों पर हमें लिखना है, तो सबसे पहले इसको हम इंट्रोडक्शन करेंगे। परिचय क्या है दोस्त, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है टुडे, मतलब आज राइजिंग प्राइसेस हैव बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर कॉमन पीपल, मतलब बढ़ती कीमतें क्या है बिकम अ बिग प्रॉब्लम, मतलब बढ़ती कीमतें एक बड़ी समस्या बन गई है फॉर अ कॉमन पीपल, एक नॉर्मल या सामान्य लोगों के लिए, आम आदमी के लिए। द प्राइस ऑफ फूड, क्लोथ, फ्यूल एंड अदर डेली नीड आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, मतलब जो कीमतें में बढ़ाई हो रही है, ठीक है, प्राइस मतलब मूल्यों में बढ़ रहा है, किसमें, जो खाने वाली सामानें हैं, पहनने वाले सामानें हैं, जो फ्यूल है, तेल है, और अदर डेली नीडेड, और भी जो हमें डेली नीड, मतलब प्रत्येक दिन हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसमें क्या हो रही है, उसमें इंक्रीजिंग हो रहा है डे बाई डे, मतलब कीमतें डे बाई डे पर दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर पीपल पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली, इससे
क्या हो रही है, समस्याएं हो रही हैं गरीब और मध्य वर्गीय परिवार को टू मैनेज देयर एक्सपेंसिव, मतलब घर को चलाने के लिए उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। तो ये हमने सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि जो क्या है बढ़ती कीमतें क्या होती हैं, इसके बारे में हमने बता दिया कि दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और इससे समस्याएं आ रही हैं, ये सब हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया। फिर अब हम यहाँ पे जानेंगे कि मेन प्रॉब्लम क्या है। देखिए कोई भी चीज़ें आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसका कारण क्या है, अगर प्राइस बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं तो उसका कारण क्या है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये दो चीज़ें जरूर होना चाहिए। तो अब मेन प्रॉब्लम क्या है उसको हम समझ लेते हैं। तो बढ़ती कीमतों का मेन प्रॉब्लम है द मेन रीजन, मतलब द मेन रीजन फॉर राइजिंग प्राइसेस इज द इंक्रीजिंग इन डिमांड एंड लेस सप्लाई इज ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब यहाँ पे अच्छा नहीं बल्कि सामान या वस्तुओं से है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है द मेन रीजन फॉर इंक्रीजिंग प्राइस, मतलब बढ़ती कीमतों के लिए जो मेन रीजन है वो क्या है, इज द इंक्रीजिंग इन डिमांड एंड लेस सप्लाई, मतलब कोई भी चीज है उसका डिमांड ज्यादा है, उसकी जरूरत ज्यादा है, परंतु उसकी सप्लाई लेस सप्लाई, मतलब उसकी सप्लाई यदि कम हो रहा है तो उन वस्तुओं की सप्लाई कम होने के कारण महंगाई बढ़ रही है। यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे कि जो डिमांड होता है ना, डिमांड जो होता है वो क्या होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है जो हमारा सप्लाई है, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। मतलब यहाँ पे ये हम कहना चाहते हैं कि देखिए जिस चीज का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सप्लाई, अगर हम सप्लाई को बढ़ाते हैं, सप्लाई जितना बढ़ाएंगे ना उतना ही डिमांड घटेगा, ठीक है। तो डिमांड घटेगा तो प्राइस भी घटेगी। अगर हमने सप्लाई कम कर दिया, सप्लाई अगर कम कर दिया तो डिमांड बढ़ेगा और डिमांड बढ़ने का मतलब मूल्य भी बढ़ेगा। जैसे कि कभी कभी बरसात हो जाता है, प्याजें या आलू जो होती हैं वो सड़ जाती हैं, ठीक है, जिसके कारण मार्केट में प्याज आलू की जो क्या होता है, जो सप्लाई होता है वो कम होने लगता है। तो जब कम होता है तो लोग तो प्याज आलू खरीदेंगे ही, खाएंगे ही, तो उसके डिमांड, मतलब सप्लाई तो कम हो गया, प्याज आलू कम आ रहे हैं, परंतु डिमांड उसका क्या हो रहा है, सप्लाई, देखिए सप्लाई बढ़ा, देखिए जो हम कह रहे हैं कि सप्लाई यदि घटेगा, सप्लाई अगर घटेगा, मान लेते हैं आलू प्याज मार्केट में सड़ गए हैं तो बिकेंगे नहीं, तो नया अब आलू प्याज आएंगे नहीं, तो इसका मतलब सप्लाई घटा, और जैसे ही सप्लाई घटा तो डिमांड बढ़ता है, और जब आलू प्याज मार्केट में नहीं आएंगे तो डिमांड उसका बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से मूल्य भी बढ़ते हैं। इसीलिए देखे होंगे कभी कभी आलू प्याज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका मेन रीजन यही है कि जितना डिमांड आ रहा है ना उतना लेस सप्लाई हो रहा है फॉर गुड्स, मतलब सामानों की कम सप्लाई हो रही है। अब इसका भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगला यहाँ पे कह रहा है कि सम टाइम नेचुरल डिजास्टर एंड गवर्नमेंट टैक्स आल्सो मेक थिंक कॉस्टली, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि सम टाइम, मतलब कुछ समय क्या होता है, कभी कभी क्या होता है नेचुरल डिजास्टर, मतलब कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण और जो सरकार के टैक्स के कारण क्या होता है, जो थिंग्स होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं वो कॉस्टली हो जाती हैं। मतलब नहीं कहे अभी कि कहीं बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, इस वजह से सप्लाई क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, डिमांड बढ़ जाता है, जिसके मूल्य भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो यही बातें हैं। कभी कभी का टैक्स तो मोदी जी मतलब खूब लगा रहे हैं जी, खूब लगा रहे हैं। अभी तो बेवकूफ़ बनाने के एक नया सिस्टम भी लगा दिए हैं उन्होंने, कहा कि टैक्स पूरा घट गया है, कॉपी पर 18% जो GST था ऐसे वैसे घुमा फिरा कर दिए। मतलब एक कॉपी खरीदेंगे ना, एक कॉपी, तो कॉपी पे कह दिए हैं कि पहले 18% था, अब उसका 0 हो गया है, कॉपी पर 0 हमने टैक्स कर दिया है, परंतु जो पेज है उस पर वही 18% ही है। तो ये बेवकूफ़ बनाने का साधन ही है ना। जब पेज पर टैक्स लगा हुआ है तो कॉपी पर क्या टैक्स लगे या ना लगे उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, प्राइस तो वही मिलेगा। तो ये बेवकूफ़ बनाने का एक माध्यम बन गए हैं हम लोग, ठीक है ना। और ये मेन रीजन हम ही लोग का है, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं और जाति धर्म पर देखेंगे तो यही होने वाला है देश में। अगला कह रहे हैं, चलिए
ये राजनीति इतनी गंदी चीज हो गई है ना, इतना गंदी बना दिए है ना, कसम से कह रहे हैं, बहुत दिल दुखता है यार, बहुत दिल दुखता है। एक बार कोई आएगा और कोई राजनेता किसी धर्म का प्रचार कर देगा, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, और उस पर आदमी टूट पड़ते हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, इस सभी से कोई मतलब ही नहीं है। बस कहेंगे भैया रोजगार से मतलब है, परंतु एक कोई आ गए और कुछ कह दिए, भैया हम यही इसी को देंगे, हमारा जाति यही है, हमारे धर्म सनातन धर्म है, हमारा मुस्लिम धर्म है। तो इस तरीके से करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है दोस्त। अभी से भी समय है, सुधरिए आप सभी। आप अपने घर परिवारों को जागरूक कीजिए कि धर्म पे नहीं बल्कि हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पर हमें वोट देना चाहिए, ठीक है ना। वोट अपना है, उसको बरकरार नहीं करना है। ड्यू टू हाई प्राइसिंग, चलिए छोड़िए इसको। यहाँ पे कह रहा है, हम क्या देख रहे हैं, मेन प्रॉब्लम क्या है, ड्यू टू हाई प्राइस, मतलब जो बढ़ती कीमतों का कारण है। पीपल कैन नॉट सेव मनी, पीपल मतलब बढ़ती कीमतों के कारण जो लोग हैं वो मनी को, पैसों को सेव नहीं कर पाते, और देयर लिव स्टैंडर्ड बिकम लो, और उनका जो रहन सहन है, मतलब रहने का जो स्तर है वो लो होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। मतलब जो लोग अच्छे तरीके से रहते थे वो अब अच्छे तरीके से नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पैसे की कमी होगी, तो वो हर चीज़ें जो ज़रूरत है वो नहीं ला पाएंगे तो दिक्कत होगी ही, तो उनका स्तर गिरता जा रहा है। तो ये बातें हैं जी। चलिए, ये डिमांड और सप्लाई वाले आप अभी नहीं समझ पाएंगे। क्यों यार नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है वो ज़्यादा समझ पाते हैं इन सभी चीज़ों को। चलिए, तो हमने अभी तक क्या जाना, इंट्रोडक्शन जाना, मेन प्रॉब्लम जाना। अब हम इसका समाधान जान लेते हैं। चलिए, प्रॉब्लम छोड़िए, आप समाधान ही जान लीजिए, सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। और ज्यादातर ये सरकार को समझना चाहिए। देखिए, कह रहा है कि द गवर्नमेंट शुड कंट्रोल द प्राइस ऑफ इंस्टेंट गुड्स, मतलब जो जरूरत की जो वस्तुएं हैं उसके प्राइस में क्या करना चाहिए, सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। शुड मतलब जरूर करना चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। तो गवर्नमेंट को जितने भी जो जरूरतमंद वाली चीजें हैं उसके प्राइस में कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, हर चीजों को प्राइस में कंट्रोल कर सकता है सरकार। जैसे अभी पेट्रोल कितने में मिल रहा है, 35 रुपए में मिल रहा है, और उसको 100 रुपए लगभग या 95 रुपए, अब बिहार में तो 115-13 रुपए ऐसे बेचा जा रहा है। देखिए, आलू, प्याज, इन सभी चीज़ों में, चाहे खाने की चीज़ों में, टूथपेस्ट में, ऐसे वैसे लोहा, स्टील, इन सभी में टैक्स कम कर दें। और जो मेन चीज़ें जो है ना उस पर अगर टैक्स कम हो जाए तो तुरंत ही सभी की कीमतें घट जाएंगी। और वो चीज़ें क्या हैं, फ्यूल हैं, मतलब जो तेल हैं, तेल और गैस, जितने भी तेल और गैसें हैं उसकी कीमतें घट जाएं। मैं कह सकता हूं 90% ऐसे सामानों, जितने भी 90% सामान है उन सभी का वैल्यू घट जाएगा, मतलब वैल्यू नहीं, मतलब कीमतें घट जाएंगी। जैसे कि दाल, चावल, जो भी चीजें आप खा रहे हैं, चीनी, ये सभी चीजें ट्रेवल करके ही आ रही हैं। और ट्रेवल करके आने में जहां तेल लगते थे 50 लीटर, वहां पे अब लग रहे हैं कितना, जहां पर 50 लीटर लग रहे थे तेल, तो 50 लीटर का मान लेते हैं 2500 रुपये लग रहे थे, तो अब वहाँ पे 50 से मान लेते हैं 100 रुपये अगर लीटर तेल हो गया तो वहाँ पे 5000 लगेंगे। और जहाँ पे अगर 5000 रुपये लगेंगे तेल में, मतलब ट्रेवलिंग करने में अगर 2500 की जगह पर 5000 लगेंगे, तो जाहिर सी बात है सामान में भी तो कीमतों में वृद्धि होगा ना। तो जितने भी सामान, सभी सामानें तो कहीं से ट्रेवल करके ही आते हैं, और उसके लिए फ्यूल तो लगता ही होगा। तो अगर सरकार तेल पर, पेट्रोल, डीजल, गैसों पर कम कर दे, 90% सामान है जो ऐसे ही सस्ते हो जाएंगे। बट सरकार चाहती ही नहीं है, स्पष्ट रूप से सुनिए, सरकार चाहती ही नहीं है कि कम हो। ठीक है, ये बातें हैं, भले ही कोई किसी का सपोर्ट करने वाला हो या ना हो, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, सरकार चाहती ही नहीं है कि हम लोग शिक्षित हों, नहीं चाहती वो, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा ना। मोर फैक्ट्रिया एंड फॉर्म शुड बी डेवलप्ड टू इंक्रीज सप्लाई, मतलब यहाँ पे कह रहा है सरकार को क्या करने चाहिए, अधिक से अधिक फैक्ट्रिया और फॉर्म, मतलब खेती के लिए, शुड बी डेवलप्ड इन इंक्रीज सप्लाई, मतलब
जो सरकार है उसको क्या करना चाहिए, फैक्ट्रियों को और खेतियों को बढ़ाने के लिए बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना, और उसको डेवलप्ड करना चाहिए, मतलब उसके स्तर को बढ़ाना चाहिए, अधिक से अधिक फैक्ट्रियां खोलनी चाहिए, खेतियों के लिए साधन के उपलब्ध कराना चाहिए, और जिससे इंक्रीज सप्लाई, जिससे सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। फिर से कह रहा है पीपल शुड आल्सो अवॉइड वेस्टिंग फूड एंड मनी, और लोगों को भी जो खाना है और जो पैसे हैं उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका गलत यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बातें हैं, तो ये चीजें याद रखना है आप सभी को कि कभी भी वोट करें, वोट दें, अपना वोट सभी का अधिकार है। आप अपने माता पिता, चाहे आप किसी भी धर्म किसी भी जाति से हैं, आप समझिए कोई राजनेता आपका नहीं है, चाहे वो कितना भी आपका धर्म से ही हो या धर्म की बातें करे इधर उधर की। मेन चीजें हमें समझना है दोस्त कि जो शिक्षा पे बात करे, चाहे वो कितना भी नापसंद ही आपको क्यों ना हो, परंतु वो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, विकास पर, रोजगार पर, इन सभी चीजों पर बात कर रहा है तो समझिए वही ठीक है, और उसी को अवसर देने की आवश्यकता है। क्योंकि जब आप उसको अवसर देंगे तो जो इधर उधर की बातें करने वाले हैं वो भी समझेंगे कि अब ऐसे बात नहीं मानेगा, तो वो भी बात करेंगे, और जब कंपटीशन ऐसे ही बढ़ेगा इसी तरीके से विकास होगा। ये नहीं कि जाति धर्म पर जब तक करेंगे दोस्त तब तक कुछ नहीं होने वाला। आज से 75 वर्षों से तो हम यही करते आ रहे हैं। फिर से कह रहा है कंक्लूजन, मतलब इसका निष्कर्ष क्या है, राइजिंग प्राइसेस इफेक्टेड एवरी वन लाइफ, मतलब जो बढ़ती कीमतें हैं वो प्रत्येक जीवन का क्या कर रहे हैं, प्रत्येक जीवन को, प्रत्येक जीवित आदमी को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ गुड प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसको क्या करना है, जिस लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब विद द हेल्प ऑफ गुड प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसको एक प्लानिंग और प्लानिंग और कंट्रोल से उसको नियंत्रित कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम एंड मेक लाइफ ईजर फॉर ऑल, मतलब वी कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम, और जो क्या कर सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और मेक लाइफ ईजर फॉर ऑल, और सभी के जीवन को हम इजी कर सकते हैं। तो ये सभी बातें हैं दोस्त, इतना आपको लिखना पड़ेगा। हम ज़्यादा ही समय आपका ले लिए हैं, चलिए ज़्यादा समय ले लिए क्या, हाँ भैया तो बहुत ज़्यादा समय ले लिए। चलिए अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तीसरा हमारा आता है, फटाफट चलेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बेरोजगारी। बेरोजगारी पर देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड द जॉब। यहां तक समझते हैं। कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट मीन मतलब बेरोजगारी का अर्थ है व्हेन, जब पीपल आर विलिंग द वर्क, जब लोग, जो लोग हैं वो कार्य करना चाहते हैं लेकिन कैन नॉट फाइंड द जॉब, बट उनको जॉब नहीं मिल पाता, तो उसी को बेरोजगारी कहते हैं। इट इज अ बिग प्रॉब्लम इन एवरी कंट्री, लगभग सभी देशों में यह प्रॉब्लम है। सभी देशों में, जैसे कि अमेरिका में, चाइना में, ऐसे बहुत सारे देश में, सऊदी अरब है, ठीक है, दुबई है, इन सभी बहुत से ऐसे देश हैं जिसमें बिल्कुल भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ ऐसे देश हैं, ठीक है ना, जिसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं मेनी यंग पीपल, मतलब जो नौजवान, कई नौजवान जो लोग हैं, कंप्लीट देयर स्टडी, वो अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर लिए हैं, बट डू नॉट गेट वर्क, बट वो कार्य नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट पर हमने क्या कर दिया, एक नॉर्मल परिचय दे दिया। फिर हम लिखेंगे मेन प्रॉब्लम। अब इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, केस्ड पॉवर्टीज एंड स्ट्रेस इन फैमिली, मतलब बेरोजगारी के कारण क्या आता है, फैमिली से क्या मिलता है, मतलब पॉवर्टी और स्ट्रेस मिलता है। मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि
बेरोजगारी के कारण जो बच्चे होते हैं, उनकी जो फैमिली होते हैं ना, मतलब कोई भी लड़के हैं, उनकी फैमिली की तरफ से उनको प्रॉपर्टी और मतलब सम्मान नहीं मिलता है, और स्ट्रेस मतलब तनाव भी मिलता है कि कुछ कर नहीं रहा है, ऐसा वैसा। बेरोजगार युवा जो अगर होंगे, सुन रहे होंगे, तो उनको पता ही होगा। अब मैं समझ ही रहा हूँ इस बात को। फिर से कह रहा है कि पीपल हु डू नॉट हैव द जॉब, मतलब जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, कैन नॉट अर्न मनी फॉर फूड, तो वो क्या कर रहे हैं, वो मतलब खाने के लिए भी पैसे नहीं कमा पाते हैं, एजुकेशन के लिए भी पैसे नहीं कमा पाते, एंड अदर नीड, और अदर जो भी चीज़ों की आवश्यकता है उसके लिए पैसे नहीं कमा पाते। सम टाइम मतलब कुछ समय, लैक ऑफ स्किल और एजुकेशन आल्सो क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि सम टाइम लेक ऑफ स्किल एजुकेशन, मतलब कभी कभी ये होता है ना कि स्किल और एजुकेशन की कमी के कारण भी जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, मतलब अच्छा स्किल ना होना या अच्छा एजुकेशन, उनके पास अच्छा नॉलेज ना होने से क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ती है। ये भी बात है। तो ये बात आप समझ गए हैं कि प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सरकार उस पर ध्यान देनी चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक फैक्ट्रियाँ लगाएं, इस तरीके से जॉब बढ़ेगा। दूसरा यहाँ पे कह रहा है स्किल और एजुकेशन अच्छा ना होना। अगर स्किल और एजुकेशन शिक्षा अच्छा होगा तो अच्छे से अच्छे स्टूडेंट सभी पढ़ेंगे। जब स्किल अच्छा होगा तो वो छोटी छोटी काम, छोटा छोटा कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और जिससे कि रोजगार मिलेगा और इससे वृद्धि होगा। तो आप ही बताइए, अगर सरकार बेरोजगारी को दूर करना चाहता तो शिक्षा अच्छा नहीं करता जी। आप खुद दिल पर हाथ लेके कहिए कि क्या आपके घर या आपके गांव, आपके शहर में शिक्षा का अच्छा स्तर है? मैं जहां तक देखता हूं शिक्षा का स्तर बहुत ही घट गया है। इतना बेकार स्थिति आ गया है कि यूपी में 5000 स्कूलें बंद कर दी गई। घिनौनी बात है ये, घिनौनी बात, ठीक है ना, घिनौनी बात है ये। बहुत ही दुख लगा कि जहां पर स्कूलों की, टीचरों की इतनी आवश्यकता है, स्टूडेंट लड़ रहे हैं कि भैया टीचर हमें कोई मतलब टीचर की वैकेंसी है, वहां पे स्कूलें बंद कर दी जा रही हैं। क्या कहा जाए। अगला आता है सॉल्यूशन। इसका समस्या क्या है, समाधान क्या है, समझिएगा। द गवर्नमेंट शुड मेक मोर जॉब अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट को कई मतलब जॉब की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। फिर कह रहे हैं ट्रेनिंग एंड एजुकेशन शुड बी इम्प्रूव, ठीक है ना, मतलब क्या करना है चाहिए सरकार को, ट्रेनिंग और एजुकेशन मतलब शिक्षा को इम्प्रूव करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, और जो कि कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं सरकार तो कर ही रहा है। सो डैट, ताकि यंग पीपल, जो नौजवान लोग हैं, कैन गेट वर्क इजिली, जो कि नौजवान लड़के वो अच्छे तरीके से, आसानी तरीके से जॉब कर सकें। पीपल कैन आल्सो स्टार्ट स्मॉल बिजनेस टू अर्न मनी, और जो लोग हैं वो छोटी छोटी बिजनेस कर सकें और जिससे इसमें जो अर्न मनी और कुछ पैसे कमा सके। तो ये बातें हैं जी। तो अभी तक हमने क्या जाना, इंट्रोडक्शन, मेन प्रॉब्लम, फिर इसका सॉल्यूशन जान लिए। अब हम इसका थोड़ा जान लेते हैं कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट बोथ इंडिविजुअल और सोसाइटी, मतलब बेरोजगारी जो है ना वो इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है बोथ मतलब दोनों को, किसको, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति को भी और सोसाइटी मतलब समाज को भी, मतलब बेरोजगारी व्यक्ति और समाज दोनों को प्रभावित करता है। विथ गुड एजुकेशन, स्किल डेवलप्ड एंड प्रॉपर ट्रेनिंग, अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिड्यूस, मतलब यहां पे ये कह रहा है कि विथ गुड एजुकेशन, अच्छा शिक्षा, अच्छी स्किल का डेवलपमेंट होना, ठीक है ना, और प्रॉपर प्लानिंग से क्या कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, घटा सकते हैं। द लाइफ कैन बिकम बेटर फॉर एवरीवन, और जीवन को क्या कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। समझ रहे हैं। तो ये बातें हैं जी। देखिए यहाँ पे एक चीजें नोट डाउन करने वाली बात है, विथ गुड एजुकेशन,
देखिए सब चीज एजुकेशन से ही जुड़ा है। अगर एजुकेशन अच्छा स्कूल, अच्छा शिक्षा व्यवस्था होता तो वहां पे अच्छा स्किल भी हमें सिखाया जाता है। एक अलग सी क्लासेज होती स्किल पर भी, प्रॉपर हमें ट्रेनिंग दी जाती, वहां पे बताया जाता कि कैसे हम छोटी छोटी बिजनेस कर सकते हैं, इतने पैसे में क्या कर सकते हैं। इस तरीके से सभी स्टूडेंट बैठकर सोचते, और जब सोचते तो भी तो छोटी छोटी बिजनेसें खुलती तो उससे लाभ होता, उससे बेरोजगारी कम होता। तो मेन चीज है एजुकेशन, जो कि सरकार नहीं चाहती। ठीक है, स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं, नहीं चाहती जी। अगला हमारा आता है चौथा, जो है डॉरी सिस्टम, मतलब दहेज प्रथा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अभी हम बता दे रहे हैं। चलिए, आज भले ही कितना टाइम लग जाए उससे मुझे दिक्कत नहीं है, बट हमें याद करके सभी को याद कर लेना है। ठीक है ना, बार बार आपको आर्टिकल पर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। आज हम वीडियो करा रहे हैं कि वीडियो में सभी कुछ जान लीजिए, सभी आर्टिकल तैयार कर लीजिए, और सभी को सिंपल वे में समझा रहे हैं। डॉरी सिस्टम मतलब दहेज प्रथा। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सिंपल वर्ड में हमने लिखा है कि डॉरी सिस्टम इज अ बैड कस्टम इन आवर सोसाइटी। मतलब जो दहेज प्रथा है वो बैड कस्टम है, एक बुरा रीति रिवाज है इन आवर सोसाइटी। मतलब हमारे सोसाइटी में एक बेकार, हम कह सकते हैं रीति रिवाज है, बुरी रीति रिवाज है। ठीक है ना, दहेज प्रथा। फिर से कह रहा है इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में, इस प्रणाली में, इस पद्धति में द फैमिली ऑफ ब्राइड गिव मनी गोल्ड एंड गिफ्ट टू द ग्रूम ऑफ फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा शब्द है, समझिएगा यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है कि इस सिस्टम में, मतलब दहेज प्रथा वाली जो सिस्टम है, इस सिस्टम में द फैमिली ऑफ ब्राइड, मतलब जो दूल्हे का परिवार है, गिव मनी, वो पैसे मांगता है, गोल्ड मांगता है मतलब सोना, और बहुत सारी गिफ्ट मांगता है मतलब सामान मांगता है, टू द ग्रूम फैमिली मतलब दुल्हन के परिवार से, एट द टाइम ऑफ मैरिज मतलब शादी के समय पर। ठीक है ना, तो ये समझ गए, दूल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार से क्या मांगता है, पैसे, सोने चांदी और बहुत सारी सामान मांगता है शादी के समय। ठीक है ना, फिर से कह रहा है कि दिस मेक मैरिज अ हैवी बर्डन फॉर पुअर पेरेंट। मतलब जो दिस मेक मैरिज, मतलब यह जो शादी है वो क्या बन गया है, हैवी बर्डन फॉर पुअर पीपल। मतलब जो शादी है ना वो गरीब परिवार, गरीब माता पिता के लिए क्या बन गया है, एक हैवी, एक बोझ सा बन गया है। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ डॉरी, मतलब दहेज के कारण मेनी गर्ल, कई ऐसी लड़कियां हैं के नॉट गेट मैरिड, वो कई ऐसी लड़कियां जो शादी ही नहीं करती हैं। फिर से सम गर्ल, कुछ लड़कियां हैं गर्ल ट्रबल, ठीक है, एंड पनिश बाय हस्बैंड फैमिली इन ड्रॉरी इज लेस। मतलब कई ऐसी लड़कियां हैं जिसको ट्रबल्ड एंड पनिश्ड किया जाता है, कई ऐसी लड़कियां जिसको पनिश्ड मतलब सताया जाता है, उसको सजा दिए जाते हैं बाय द हस्बैंड फैमिली, जो उसके पति के परिवार के तरफ से, बाय द डॉरी इज लेस। मतलब दहेज में कमी अगर कोई परिवार कर देता है, लड़की का परिवार, तो लड़के वाले के परिवार उसकी लड़की पर सजा करते हैं, मारते पीटते हैं, ताना मारते हैं। ये सभी चीजें देखने को मिला है समाज में। फिर सम टाइम, कुछ समय ऐसा भी है कि इट इवन केसेस, कई ऐसे केसेस हैं जिसमें द डेथ ऑफ द ब्राइड, मतलब कई ऐसी भी केसेस आई हैं जिसमें दुल्हन को मार दिया गया है, मृत्यु हो गई है। कितनी दैनिक, मतलब कितनी दुख की बात है। फिर से कह रहा है कि दिस इज वेरी पेनफुल एंड अनफेयर। ये बहुत ही क्या है, बहुत ही दुखदाई बात है, और अनफेयर मतलब ये अन्यायी बात है जी, अन्यायी, अनफेयर मतलब कहीं से भी ये सही नहीं है, बेकार है जी। फिर से कह रहे हैं द गवर्नमेंट हैज मेक लॉ अगेंस्ट डॉरी, मतलब दहेज प्रथा के खिलाफ क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक कठिन
नियम बनाना चाहिए, रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए, बट स्टिल दिस प्रैक्टिस इज फाउंड इन मेनी प्लेसेस, मतलब बट स्टिल द प्रैक्टिस इज फाउंड इज मेनी प्लेसेस, बट कई स्थानों पे ऐसा ही होता है फिर भी, ठीक है ना। टू स्टॉप दिस इविल, मतलब इसको जड़ से समाप्त करने के लिए पीपल मस्ट चेंज देयर थिंकिंग, लोगों को अपनी जो थिंकिंग, अपनी सोच को चेंज करने की आवश्यकता है, करनी चाहिए। फिर यहाँ पे कह रहे एजुकेशन अवेयरनेस, और इसके लिए सभी को एजुकेशन के लिए प्रेरित करना चाहिए। एंड रेस्पेक्ट फॉर वोमेन कैन हेल्प टू इंड डॉरी, और जो क्या है, जो वोमेन है, महिलाओं को रेस्पेक्ट, सम्मान करना चाहिए, और दहेज जो प्रथा है उसको इंड करना चाहिए। इंड डॉरी मतलब दहेज प्रथा को समाप्त करना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है पूरा एक में ही मिलाकर। इस तरीके से आप दहेज प्रथा पर लिखिएगा। फिर अंत में एक कंक्लूजन आप लिख दीजिएगा कि द डॉरी सिस्टम इज अ कर्ज ऑफ द सोसाइटी, मतलब जो दहेज प्रथा है वो सोसाइटी के लिए कर्ज है, मतलब अभिशाप है, श्राप है की तरह है। फिर से कह रहा है वी मस्ट फाइट अगेंस्ट, जिसके खिलाफ हमें क्या करना चाहिए, फाइट करनी चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, मतलब इसके खिलाफ रहना चाहिए। इट एंड यहाँ पे कह रहे हैं एंड मेक मैरिज अ रिलेशन ऑफ लव, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, नॉट ऑफ मनी, मतलब जो मैरिज है, जो शादी है, शादी जो रिश्ता है ना, शादी एक रिश्ता होना चाहिए किसका, लव का मतलब प्यार का, विश्वास का, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान का, नॉट ऑफ मनी ना कि पैसों का। शादी क्या होना चाहिए, प्यार का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए। फिर यहाँ पे कह रहा है कि ट्रस्ट मतलब विश्वास का भी होना चाहिए, ना कि पैसों का। जी ये बात याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट। चलिए 4 हम देखें ना जी, अभी हम और भी देख लेते हैं। अगला हमारा आता है पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब जनसंख्या वृद्धि, भारत में जनसंख्या वृद्धि का भी इस पर भी आर्टिकल आता है, तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे सिंपल सा समझिएगा, पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत में एक बड़ी समस्या बन गई है, ठीक है ना। फिर से कह रहे हैं इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। फिर से कह रहे हैं एवरी ईयर मतलब प्रत्येक साल द नंबर ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, मतलब प्रत्येक साल ये जो क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि का जो नंबर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर से कह रहा है दिस क्रिएट मेनी प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, जिसके कारण हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है। जनसंख्या वृद्धि से मेन एक कारण उत्पन्न होता है, एक पॉल्यूशन का भी और दूसरा एक बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि के कारण। और जनसंख्या वृद्धि को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो कुछ हद तक जो बेरोजगारी है और पॉल्यूशन है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है कुछ हद तक। अब कैसे कर सकते हैं जनसंख्या वृद्धि को भी कंट्रोल, ये भी समझिएगा। यहाँ पे हमने लिखा है बिकॉज, क्योंकि बिकॉज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या वृद्धि के कारण, ठीक है, देयर इज लेस फूड, मतलब क्या हो रहा है, जो खाने की वस्तु है उसमें भी कमी आ रही है। लेस हाउसेस, बहुत सारी घरों की कमी आ रही है। लेस जॉब मतलब नौकरियों की भी कमी आती है। फिर से कह रहे हैं स्कूल एंड हॉस्पिटल आर फुल ऑफ पीपल, स्कूल और अस्पताल है वो भी पूरी तरीके से फुल हो रहे हैं, पूरी तरीके से भरे हुए हैं। फिर यहाँ पे कह रहे हैं पुअर फैमिली फेस मोर प्रॉब्लम, अब पुअर जो गरीब फैमिली है वो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करता है। बिकॉज क्योंकि दे कैन नॉट हैव, मतलब दे कैन नॉट गिव गुड एजुकेशन, जो क्या करता है मतलब वे क्या करते हैं, जो गरीब परिवार हैं वे एक अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाते एंड हेल्थ टू देयर चिल्ड्रेन, और ना ही उसको एक अच्छा शिक्षा दे पाते हैं, ना ही उसको एक अच्छा स्वास्थ्य दे पाते हैं बच्चों को। फिर से कह रहा है बिग पॉपुलेशन, ए बढ़ती जनसंख्या आल्सो कॉज पॉवर्टीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बढ़ती जो जनसंख्या है वो क्या है, वो इसका कारण क्या है,
प्रोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। फिर से कह रहा है इट पुट्स प्रेशर ऑन लैंड, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज। और इसके कारण क्या हो रही है, इसके कारण भूमि पर भी प्रेशर पड़ रहा है, वाटर पर भी प्रेशर पड़ रहा है और रिसोर्सेज पर भी क्या हो रहा है, दबाव बढ़ रहा है। गवर्नमेंट आल्सो कैन नॉट गिव द प्रॉपर फैसिलिटी टू ऑल पीपल। गवर्नमेंट सभी को अच्छी फैसिलिटी, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं दे पा रही है सभी परिवारों को, सभी लोगों को, ये कमी है। अब देखिए इसका कारण तो हमने यहाँ पे हमने ये सब कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन में इसका कारण सब हमने जान लिया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, समझिएगा, यही मेन चीजें हैं सॉल्यूशन। समझिए किसका दोष है, जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, किसका दोष है ये समझिएगा, ठीक है ना। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पीपल मस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल फैमिली, मतलब लोगों को छोटे परिवार का महत्व समझना चाहिए। यहाँ पे देखिए एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैन हेल्प टू कंट्रोल पॉपुलेशन, मतलब शिक्षा और जागरूकता से क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग टू स्प्रेड अवेयरनेस, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पे कंक्लूजन, निष्कर्ष समझ लीजिए, पॉल्यूशन प्रॉब्लम इज वेरी सीरियस इन इंडिया, पॉपुलेशन प्रॉब्लम जो है, जनसंख्या वृद्धि है, वो भारत में एक सीरियस प्रॉब्लम बन गया है। वी मस्ट हमें कंट्रोल, इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है टू मेक आवर कंट्री हैप्पी एंड डेवलप्ड, और हमें अपने कंट्री को क्या कर सकते हैं, खुशहाल और विकासशील बना सकते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, देखिए जो यहाँ पे देखिए जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि एक चीजें हैं हमारे पास बेरोजगारी, तीसरी हमारी एक चीजें हमारे आता है प्रदूषण, ठीक है ना। राइटिंग पे मेरा फोकस ना कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे फास्टली मैं समझा रहा हूँ। देखिए जनसंख्या वृद्धि के कारण ही बेरोजगारी आता है, अब बेरोजगारी के कारण ही प्रदूषण, मतलब बेरोजगारी भी आता है और जनसंख्या वृद्धि के कारण ही प्रदूषण भी फैलता है, ठीक है ना। ये चीजें सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर सरकार चाहती, देखिए समझिएगा, अगर हमारी सरकार जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, गवर्नमेंट अगर चाहती कि जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करना, तो जनसंख्या वृद्धि कैसे कंट्रोल हो सकता है। लगभग हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसमें एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। किसी भी अपने राज्य में देख सकते हैं एजुकेशन बहुत ही लो स्तर है। तो सबसे पहले वो क्या करती, एजुकेशन को सही करता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार एजुकेशन पे बात करता है और जागरूक करता है। एक भी प्रचार आपने देखा जहां पर जागरूक किया जाए जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल कीजिए, क्या आपने देखा? स्पष्ट रूप से बताइएगा, मैं आपसे सीरियस होकर पूछ रहा हूं, ठीक है, इधर उधर की बातें मैं नहीं कर रहा हूं। आप धर्म जाति को त्याग कर अभी आप फोकस कीजिए। क्या सरकार एजुकेशन पे बात कर रही है? नहीं कर रही है, नहीं देखा है हमने। आप न्यूज खोलकर देखते रहिए, एक भी बात एजुकेशन और जो जागरूकता पर तो है ही नहीं। बस पॉलिटिक्स, राजनीति, इसको ये, इसको वो, इसको ये, मंदिर मस्जिद, बस इसी में लगाया हुआ है। क्या ये सरकार अच्छी है? यही की बात नहीं, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, चाहे अदर किसी की भी सरकार हो, क्या ये सरकार अच्छी है? जब एजुकेशन पे बात ही नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? अब विकासशील भारत बनाएंगे कैसे? बना देंगे आप सपना बड़ी बड़ी या काम छोटी छोटी, ऐसे नहीं होगा दोस्त। मैं यही कहूंगा प्रत्येक परिवार के जितने भी स्टूडेंट हैं, समझिए बात को, अभी भी समय है, अभी भी समय है। मैं यही कहूंगा
शिक्षा जरूरी है दोस्त, स्वास्थ्य जरूरी है। धर्म जाति को देख के एक साइड करके रखिए। वोट जब देने का टाइम आए तो समझिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात जो करे उसको वोट कीजिए, ना कि धर्म और जाति पे बात करे उसको वोट करें। समझने की बात है दोस्त। अगर समझे तो अच्छी बात है, अगर एक भी स्टूडेंट मेरी बातों को समझ गया ना, मैं समझूंगा कि मेरा समझाया वो कुछ तो फायदा किया। सभी समझ जाते हैं तो अच्छी बात है। चलिए मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ, छोड़िए। मैं यही कहूँगा, समझने वाले समझ जाएंगे मेरी बातों को। अंधभक्तों से तो कहना है नहीं, चाहे वो अंधभक्त कांग्रेस का हो, चाहे वो अंधभक्त बीजेपी का हो, या चाहे अंधभक्त वो किसी भी पार्टी का हो। अंधभक्तों से तो कहना है नहीं, वो तो भैया कुछ भी कहिए उनको, भैया यही ठीक है, सब चीज़ें वही कहेंगे। तो ये बातें हैं जी। पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया मतलब क्या है कि जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया मतलब भारत में पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है उससे समस्या। अच्छा ये डबल हो गया का, देखिए ये कहाँ पर दिमाग हम लगा रहे थे। पॉपुलेशन थोड़ी नहीं लिखा, पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, मैं माफ़ी चाहूँगा। छठा हमारा आता है पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब भारत में प्रदूषण की जो समस्या है उस पर लिखना है। समझिएगा, सिंपल में हम बात करेंगे, पॉल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब भारत में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। इट इंक्रीज डे बाई डे, जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। एंड मेक आवर लाइफ डिफिकल्ट, और प्रत्येक जीवन को डिफिकल्ट बना रहे हैं, परेशानी वाला बना रहे हैं। पॉल्यूशन मीन मेकिंग एयर वाटर एंड लैंड डर्टी, मतलब पॉल्यूशन का अर्थ है, प्रदूषण का अर्थ है जो क्या है, जो हवा है, पानी है, जो भूमि है वो दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। फिर कह रहा है देयर मेन केसेस ऑफ पॉल्यूशन आर स्मोक फॉर व्हीकल एंड फैक्ट्रिया। यहाँ पे कह रहा है कि द मेन केसेस, मतलब इसका मेन कारण है, प्रदूषण का मेन कारण है जो व्हीकल, मतलब जो हमारी जो जितने भी गाड़ियाँ हैं और जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं उससे निकलने वाली जहरीली जो गैसें हैं, ठीक है। उसके बाद कटिंग ट्री, और पेड़ों की कटाई हो रही है। यूज ऑफ प्लास्टिक एंड वेस्ट थ्रोन इनटू द रिवर, यहाँ पर रिवर होना चाहिए, RI रिवर, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखिए, एक तो फैक्ट्रियाँ और जो गाड़ियाँ हैं उनसे धुआं निकल रहा है, वो भी प्रदूषण का कारण है। हम पेड़ पौधे सरकार कटवाती जा रही हैं, वो भी एक कारण है। फिर प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, वो भी कारण है। और जितने भी फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको रिवर में, नदियों में डाला जा रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। इन सभी की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। नॉइज पॉल्यूशन इज आल्सो इंक्रीज ड्यू टू ट्रैफिक एंड लाउड स्पीकर, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण, जो ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ड्यू टू ट्रैफिक, ट्रैफिक के कारण, ठीक है। गाड़ियाँ जब ट्रैफिक लगता है तो गाड़ियों से पीपी मारने से, उससे भी, और लाउड स्पीकर से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला आता है केज ऑफ पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण का कई कारण है। यहाँ पे कारण हम जान लेते हैं। स्मोक फॉर व्हीकल एंड फैक्ट्रिया पॉल्यूट द एयर, मतलब फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाली जो धुएं हैं वो एयर को प्रदूषित करते हैं। दूसरी यहाँ पे है थ्रोइंग वेस्ट द रिवर केसेस वाटर पॉल्यूशन, मतलब जितने भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जितनी भी फैक्ट्रियों में अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसको रिवर में फेंकने से भी वाटर प्रदूषित होता है, पानी प्रदूषित होता है। कटिंग ट्री इंक्रीज पॉल्यूशन, पेड़ की कटाई से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं यूज ऑफ प्लास्टिक मेन लैंड डर्टी, मतलब प्लास्टिक के यूज से जो भूमि है, खेतें हैं, सभी खेत हैं, भूमि है, वो प्रदूषित हो रही हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है लाउड स्पीकर एंड ट्रैफिक क्रिएट नॉइज पॉल्यूशन, लाउड स्पीकर है और जो ट्रैफिक लग रहा है उससे ध्वनि प्रदूषित हो रहा है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन जाना, फिर से पॉल्यूशन का कारण हमने जाना। फिर अब हम जानेंगे कि इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से क्या प्रभावित होता है, ये समझिएगा। तो यहाँ पे क्लियर रह रहा है कि पीपल सफरिंग द डिजीजेस लाइक अस्थमा और कैंसर, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं
कि प्रदूषण के कारण लोगों को बीमारियां फैलती हैं, जैसे अस्थमा की, कैंसर की, सभी की बीमारियां फैलती हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि डर्टी वाटर स्प्रेड मेनी इलनेस, जो डर्टी मतलब खराब दूषित पानी पीने से बीमारियां फैलती हैं। फिर कह रहा है क्रॉप्स, एनिमल एंड बर्ड्स आर आल्सो इफेक्टेड, मतलब जो फसलें हैं, जो हमारी फसलें हैं, जो हमारा जानवर हैं, जो चिड़ियाएँ हैं, मतलब चिड़ियाएँ हैं, वो सभी भी इफेक्टिव होती हैं प्रदूषण के कारण। क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीजिंग ड्यू टू पॉल्यूशन, प्रदूषण के कारण जो वातावरण है वो भी क्या होता है, चेंज होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, ठंडी के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाना, बरसात के दिनों में बारिश ना होना, तो ये सभी क्लाइमेट चेंज का कारण हो जाता है। अगला हमारा आता है सॉल्यूशन, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो कंट्रोल पॉल्यूशन, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वी शुड लैंड मोर ट्री, मतलब भूमि पर अधिक से अधिक ट्री लगाने की आवश्यकता है, पेड़ पौधों को लगाने की आवश्यकता है। वी शुड स्टॉप थ्रोइंग वेस्ट द रिवर यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है वी शुड स्टॉप, मतलब हमें रोकना चाहिए, थ्रोइंग वेस्ट द इन रिवर, मतलब अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में डालने से रोकना चाहिए। फिर यहाँ पे कह रहा है बैन ऑन प्लास्टिक शुड बी स्ट्रिक्ट, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि प्लास्टिक पर हमें क्या लगाना चाहिए, प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए। ठीक है, अगला कह रहा है अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी स्टार्टेड, और जितने भी जागरूकता वाले प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करना चाहिए। कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, प्रदूषण इज डेंजरस फॉर आवर फ्यूचर, प्रदूषण हमारे भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही खतरनाक है। फिर कह रहा है कि गवर्नमेंट एंड पब्लिक बोथ मस्ट वर्क टुगेदर, पब्लिक को और गवर्नमेंट को दोनों को क्या करना चाहिए, इस दोनों को एक साथ वर्क इस पर करना चाहिए। क्लीन इन्वायरमेंट इज द की ऑफ हेल्दी लाइफ, और यहाँ पे कह रहा है कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए हेल्दी लाइफ का होना आवश्यक है, मतलब हेल्दी लाइफ जो यहाँ पे ये कह रहा है ना, क्लीन इन्वायरमेंट इज की टू द हेल्दी लाइफ, मतलब स्वस्थ जीवन का जो चाबी है वो क्या है, क्लीन इन्वायरमेंट है। मतलब क्लीन इन्वायरमेंट जो क्या है ना, क्लीन इन्वायरमेंट मतलब साफ सुथरा वातावरण ही चाबी है हेल्दी लाइफ का, हेल्दी लाइफ की की है, चाबी है, ये कहा जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सब आपको समझ में भी आ गए होंगे, इन सभी को आपको तैयार करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, चलिए हमने 6 देख लिया। एक और हमारे पास है जो है इंपॉर्टेंट ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, ये भी पहले देखते हैं। अभी रुकना है दोस्त, हार नहीं मानना है हमें, ठीक है ना, और देखते हैं। अगला हमारा 7th इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आता है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, मतलब खेल कूद का क्या महत्व है ये भी समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन, गेम एंड स्पोर्ट प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ, मतलब गेम जो खेल कूद है, वो खेल कूद है, यहाँ पे खेल जो हमारा खेल कूद है वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ, मतलब मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर कह रहा है कि दी आर नॉट ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ये केवल खेल कूद जो है ना वो केवल मजे का, एंटरटेनमेंट मतलब होता है मौज मस्ती करने का ही माध्यम नहीं है, बट आल्सो हेल्प इन द ऑल राउंड डेवलप्ड ऑफ पर्सनालिटी, बल्कि ये क्या करता है, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप मतलब विकसित करने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है ना, दे टीच अस डिसिप्लिन, यह हमें मतलब खेल कूद हमें क्या करता है, डिसिप्लिन सिखाता है, टीम वर्क करना सिखाता है, एंड द वैल्यू ऑफ टाइम, और समय का महत्व भी बताता है। फिर कह रहा है कि ए हेल्दी माइंड लिव इन अ हेल्दी बॉडी, मतलब एक जो स्वस्थ जो माइंड है वो एक स्वस्थ शरीर में ही रहता है। फिर कह रहा है एंड स्पोर्ट्स कीप आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रोंग, और जो खेल कूद है वो आपकी बॉडी को फिट रखता है और मजबूत भी रखता है। समझ गए, चलिए आगे फिर आप लिखेंगे स्पोर्ट्स आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग क्वालिटीज लाइक लीडरशिप,
फिर से कोऑपरेशन एंड हॉनेस्टी। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं स्पोर्ट्स आल्सो हैव डेवलपिंग क्वालिटी। मतलब खेल कूद से क्या होता है, बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिसको डेवलप्ड होता है, विकसित होता है, लाइक जैसे कि लीडरशिप करना, कोऑपरेशन करना एंड हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी भी सिखाता है। फिर स्टूडेंट हु टेक पार्ट ऑफ गेम, जो मतलब स्टूडेंट हु टेक पार्ट ऑफ गेम, जो स्टूडेंट गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, बिकम अ मोर एक्टिव, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं एंड कॉन्फिडेंट, और उनके अंदर आत्मविश्वास भी आता है इन द लाइफ, मतलब जीवन में आत्मविश्वास भी आता है। दे लर्न हाउ टू फेस चैलेंजेस, और जो गेम है ना वो उनको चैलेंज को सिखाता है, चैलेंज को सामना करना सिखाता है, एक्सपेक्ट बोथ विक्ट्रीज, और विजय को भी सामना करना सिखाता है। कभी कभी होता है किसी किसी को सफलता मिलने पर घमंड आ जाता है, तो वो सब सिखाता है कि नहीं, घमंड नहीं करना है। एंड डिफेटेड द पॉजिटिव एटीट्यूड, और क्या करता है, सकारात्मक विचार रखने के में भी मदद करता है। ये सभी बातें हैं। तो ये इंट्रोडक्शन में हमने पूरा अच्छे से लिखा। फिर यहाँ पे अब आपको लिखना है कि मोर ओवर गेम आर अ गुड वे रेड्यूस स्ट्रेस, मतलब खेल कूद से क्या होता है, स्ट्रेस होता है वो रेड्यूस होता है, कम होता है। फिर कह रहा है इन टूडे, और आज वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन एंड स्टडीज प्लेइंग स्पोर्ट रिफ्रेश आवर माइंड एंड गिव अ न्यू एनर्जी। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि टुडे मतलब आज पूरे वर्ल्ड में जो कंपटीशन है, फिर स्टडी, प्लेइंग और स्पोर्ट रिफ्रेश, स्पोर्ट जो खेल कूद है वो रिफ्रेश करता है, ताजगी करता है आवर माइंड, हमारे मस्तिष्क को, और हमारे गिव अ न्यू एनर्जी, और नया ऊर्जा देता है। इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन कीप अवे डिजीजेस, और बहुत सारी हमारी डिजीजेस ना हो, बीमारियां ना हो, उसके लिए मदद करता है। लाइक ओबेस्टिक हो गया, डायबिटीज़ हो गया एंड हार्ट प्रॉब्लम, अब दिल का जो दौरा इस तरीके की बीमारियां होती हैं वो सभी चीज़ें नहीं होती हैं। फिर कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला, गेम एंड स्पोर्ट आर नॉट जस्ट फॉर अ फन बट फॉर ऑल ओवर ग्रोथ। मतलब खेल कूद केवल इंजॉय मतलब मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि ऑल ओवर ग्रोथ का, विकास का माध्यम है। दे बिल्ड कैरेक्टर, ये हमारे चरित्र को क्या करता है, निखारता है। इम्प्रूव हेल्थ, हमारी हेल्थ का इम्प्रूव करता है, स्वास्थ्य को अच्छा करता है। एंड प्रॉपर अस फॉर द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, और हमारे जो जीवन है उसको स्ट्रगल की तरह उसको बनाता है। अगला कह रहा है एवरी वन शुड टेक पार्ट ऑफ सम गेम, मतलब एवरी वन प्रत्येक को करना चाहिए टेक अ पार्ट इन सम गेम, मतलब प्रत्येक को मतलब गेम या स्पोर्ट में क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। टू लिव अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, मतलब एक अच्छा खुशी और सफलता जीवन पाने के लिए प्रत्येक को क्या करना चाहिए, खेल कूद में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। खेल कूद से मतलब ये है दोस्त, खेल कूद के माध्यम से स्ट्रेस कम होता है, शरीर का विकास होता है, नई एनर्जी मिलती है। इससे बहुत सारी हम चैलेंजों को फेस करते हैं, फिर उसको कैसे उन चैलेंजों को लड़ते हैं, तो ये सभी चीज़ें स्पोर्ट्स से हमें मिलती हैं दोस्त। तो ये स्पोर्ट्स बहुत ही ज़रूरी है जो कि आप सभी को करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो अभी हमने कितना बता दिया दोस्त, यहाँ पे अगर हम बात करें 10, यहाँ पे हमने 10 इंपॉर्टेंट बताए थे, उसमें से 7 जो हमने टिक किया है ना, वो 7 इंपॉर्टेंट हमने करा दिए हैं। 3 जो बच गए हैं, एक कौन से, एक हमारा बच गया है एम ऑफ योर लाइफ,
फिर करप्शन इन इंडिया, वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, ये 3 है। इन तीनों को भी आप सर्च करके पढ़ाई कर सकते हैं, या कहेंगे तो इस पर हम आपको इन तीनों का आर्टिकल व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा का दे रहे हैं, उस पर ज्वाइन हो जाएंगे। फ्री में ज्वाइन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उस पर क्लिक करेंगे, सीक्वेंस वाइज सभी वीडियो मिलेंगी। सॉरी वीडियो नहीं, मतलब इन सभी का भी आपको वहाँ पर PDF दे दिया जाएगा। ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मन लगाकर आगे बढ़िए। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक